वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का बुलेटिन मनी टाइम। यहां मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का मनी टाइम में खबरों का सिलसिला। भारत में अब जल्द टेस्ला को एंट्री मिल सकती है। सरकार ने सभी विभागों को जनवरी 2024 तक टेस्ला को सभी जरूरी अप्रूवल्स देने का निर्देश दिया है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में टेस्ला के निवेश प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। टेस्ला को मंजूरी देने में इसलिए भी तेजी दिखाई जा रही है क्योंकि भारत ने 26 जनवरी समारोह के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। इसलिए भारत जो बाइडेन के आने से पहले टेस्ला के निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाकर दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहता है। चीन मंदी से जूझ रही दुनिया के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। अक्टूबर में चीन का निर्यात लगातार छठे महीने गिरा है। इससे वैश्विक मंदी गहराने का खतरा और बढ़ गया है। इससे पता चलता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संकट अभी भी कायम है। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार चीन का आयात अक्टूबर में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3% बढ़कर 218 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं निर्यात 6.4% घटकर करीब 275 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान चीन का व्यापार अधिशेष घटकर 56.5 अरब डॉलर पर आ गया। ये सितंबर के 77.7 अरब डॉलर के आंकड़े से 30% कम है। धनतेरस से पहले सोने चांदी में बड़ी गिरावट आई है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 250 रुपए की गिरावट के साथ 61,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत भी 650 रुपए लुढ़क कर 74,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत गिरावट के साथ 1,970 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी 22.75 डॉलर प्रति औंस रह गई है। ऐसे में धनतेरस से पहले सोना चांदी खरीदने वालों के लिए एक अच्छा मौका बनता दिख रहा है। शेयर बाजारों में पिछले 3 सत्रों से जारी तेजी पर मंगलवार को ब्रेक लग गया। एशिया और यूरोपीय बाजारों में कमजोर रुख के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने के से बाजार में नुकसान रहा। बीएसई सेंसेक्स 16 अंक की गिरावट के साथ 64,942 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 5 अंक की हल्की गिरावट के साथ 19,406 अंक पर बंद हुआ। बाजार जानकारों का कहना है कि बाजारों के उच्चतर स्तर पर पहुंचने से मुनाफा वसूली भी हो रही है। इसका कारण कुछ प्रमुख राज्यों में चुनाव शुरू होना भी है। इसके अलावा चीन के निर्यात में उम्मीद से कहीं ज्यादा गिरावट आने से भी वैश्विक बाजारों में नकारात्मक असर पड़ा है। मोबाइल फोन यूजर्स के लिए सरकार जल्द एक यूनिक कस्टमर आईडी जारी करेगी। ये आईडी नई या अतिरिक्त सिम खरीदने के लिए वन टाइम आइडेंटिफिकेशन के तौर पर काम करेगी। सरकार इस कदम से यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाएगी। इसके अलावा इस आईडी का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सही लाभार्थी तक पहुंचाने में भी किया जाएगा। इस यूनिक कस्टमर आईडी को आधार के साथ लिंक भी किया जाएगा। यूनिक आईडी की मदद से सिम कार्ड और मोबाइल को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। दुनिया के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में इस साल कपास की पैदावार में कमी की आशंका है। इस बार भारत में कपास उत्पादन 6% और वैश्विक स्तर पर उत्पादन करीब 5% कम होने की आशंका है। फिच सॉल्यूशंस की रिसर्च एजेंसी BMI के मुताबिक फसल वर्ष 2023-24 के दौरान दुनिया भर में कपास का उत्पादन 244 लाख टन रह सकता है, जबकि 2022-23 के दौरान ये 256 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ था। इस साल भारत सहित चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी कपास का उत्पादन घटने का अनुमान है। कपास उत्पादन में कमी का असर अपैरल और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी देखने को मिलेगा। संकट में फंसी जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट अपना कर्ज समय पर चुकाने से चूक गई है। कंपनी को 31 अक्टूबर को 1,733 करोड़ रुपए की मूल राशि और 2,525 करोड़ रुपए के ब्याज सहित कुल 4,258 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना था। ये कर्ज विभिन्न बैंकों से जुड़ा हुआ है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड पर कुल कर्ज 29,272 करोड़ रुपए है, जिसे 2037 तक चुकाना है। कंपनी का कहना है कि वे अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्याज की बढ़ती कीमत से केवल आपकी थाली ही नहीं बल्कि देश में खुदरा महंगाई दर भी बढ़ने की संभावना है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्याज की वजह से आगे आने वाले महीनों में महंगाई दर बढ़कर 6% तक पहुंच सकती है। पिछले महीने की तुलना में नवंबर के पहले सप्ताह में प्याज की कीमतें लगभग 75% बढ़ी हैं।
नोमुरा के अर्थशास्त्रियों सोनल वर्मा और औरवदीप नंदी का कहना है कि नवंबर-दिसंबर में मुख्य महंगाई दर 6% तक पहुंच सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि सब्जियों की खुदरा कीमतों में मासिक आधार पर हल्की सकारात्मक वृद्धि हो रही है, इसलिए खुदरा महंगाई दर में वृद्धि हो सकती है। ओकाया ईवी चार्जर्स ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक करार किया है। इसके तहत देश भर में 2550 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करने की योजना है। इस योजना पर ओकाया करीब 125 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ओकाया ईवी चार्जर्स जो 20 से अधिक राज्यों में 362 चार्जर पहले ही स्थापित कर चुके हैं। कंपनी विभिन्न तरह के चार्जर स्थापित करेगी। इनमें 3.3 किलोवाट और 7.4 किलोवाट चार्जर, 30 किलोवाट वॉल माउंटेड CCS2 DC फास्ट चार्जर के साथ साथ 60 किलोवाट CCS2 DC चार्जर भी शामिल हैं। स्टार्टअप्स को अब धन जुटाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकारी कंपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने उद्यम पूंजीपतियों और अन्य निजी निवेशकों की मदद से स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। स्टार्टअप को फंड देने के लिए लीप कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इस साल कार्यक्रम के तहत 75 स्टार्टअप का चयन करेगी और वेंचर कैपिटल फर्म और एंजल निवेशकों की मदद से प्रत्येक स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक का फंड देगी। शिकागो की क्लाउड डाटा और इंजीनियरिंग समाधान कंपनी अहेड ने भारत में बड़ी भर्ती करने की योजना बनाई है। अहेड भारत में अगले साल में 1000 लोगों को नियुक्त करेगी। कंपनी ने गुरुग्राम में एक सेवा डिलीवरी ऑफिस भी खोला है। आपको बता दें कि ये कंपनी का अमेरिका के बाहर पहला ऑफिस है। अहेड ने कहा है कि अमेरिका के बाहर पहले डिलीवरी केंद्र की शुरुआत से वह भारत में इनोवेशन और डिजिटल वृद्धि को बढ़ावा दे पाएगी। और अब आज की आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देंगे आपको IPO से जुड़ा अपडेट। मुक्का प्रोटीन्स को IPO से धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। मछली का भोजन, मछली का तेल और मछली का घुलनशील पेस्ट बनाने वाली कंपनी IPO के तहत 8 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। कंपनी ने इस साल जून में IPO के लिए नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। IPO के लिए सेबी का निष्कर्ष 30 अक्टूबर को मिला है। कंपनी IPO से प्राप्त 120 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।